रविंदर रैना को जो धमकियां दे रहे हैं, मैं समझता हूं ये नासमझ लोग हैं। रविंदर रैना के साथ अगर किसी ने हाथ भी लगाया, मैं समझता हूं कि तलवार लेके उनके सर कलम होंगे और वो इस धोखे में न रहें कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इनको मुंह तोड़ जवाब। भारतीय जनता पार्टी का ही वो शेर है जो इनको दहाड़ता है और इनको मुंह तोड़ जवाब देता है, को मुंह तोड़ जवाब देता है, को मुंह तोड़ जवाब देता है। अगर इसके अल्लाह बचाए इसके बाल की एक खरोच आ जाएगी, पाकिस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान मिट जाएगा। वो किसी सेना से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से सैलाब आ जाएगा, सैलाब की वजह से सैलाब आ जाएगा, सैलाब, पाकिस्तान मिट जाएगा। तो हकीकत है, ऐसे तो लेटरें आ जाती है, धमकियां आ जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सीना तान के खड़ा है और रविंदर रैना जी के साथ में है और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अकेली बिचारी है, अब फ्रस्ट्रेशन आ गई है, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। अब तो बताएगी क्या? लोग चलो ठीक है, वो उनका अपने मुल्क का मामला है। अब ये सोच रही अब तो तालिबानों का थोड़ा बहुत वो मैं इसमें मस्का लगा दूंगी तो मेरे वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाखबर हो चुके हैं। 370 ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि जब 370 ख़त्म अगर हिंदुस्तान ने किया, वज़ीर आज़म हिंद ने किया, तो बारूद फट जाएगा। फिर फटा कोई? वो खुद बेचारी परेशान है। कश्मीर में जो भी लीडर इस बारे में बात करेगा, मैं समझता हूँ वो देशद्रोही है और उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। समझता हूँ कि हिंदुस्तान को खबरदार होना चाहिए ऐसे फिरक परस्त लोगों से जिन्होंने 30 साल से हिंदुस्तान का नमक खाया, इक़्तिदार लिया, होम मिनिस्ट्री में इसका बाप रहा और ख़ुद वज़ीर आला की कुर्सी पे रही, निहत्ते लोगों का कत्ले आम किया, निहत्ते लोगों को जेल में भेजा और फिर भी वो पाकिस्तान की हर वक्त बात करती रहती है हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। ये हकीकत है। इनके दुकान चल रहे थे, बूखलाहट में आ जाएंगे क्योंकि इनकी साखत ख़त्म हो चुकी है कश्मीर में। चौका आज अगर आपने देखा होगा, ये जेलों में रहे 370 में, एक शख्स भी कश्मीर का रोड पे न निकला कि इनको छोड़ दो। लोग खुश है भाई, लोग तंग आ चुके हैं इनकी मकाराना सियासत से। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ जो देश के खिलाफ बोले और जो देश को तोड़ने की बात करें और यहाँ का इक़्तिदार ले ले, वाह वाह करे तालिबानियों का, इनको तालिबान में ही भेज दो। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कितनी अहमियत है और कितना अहम भारतीय जनता पार्टी को आप मानते हैं? मैंने आपको बोला इससे पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को माँ की हैसियत में देता हूँ क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, ख़ासकर हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को जेल का रास्ता नहीं दिखाना है, मरगुजारों का रास्ता नहीं दिखाना है, तो कश्मीरी अवाम के लिए एक ही पार्टी सबसे बेहतरीन है, वो भारतीय जनता पार्टी है। एक वक्त होगा, चाहे साल लगेगा, 2 साल लगेगा, हर कश्मीर के घर के ऊपर तिरंगा नज़र आएगा और हर घर से भारत माता की जय के नारे बुलंद होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है JK 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है जावेद कुरैशी जी, और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन किस तरह से पूरे कश्मीर के अंदर जो है तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। और मैंने भी देखा कि जावेद कुरैशी जी जो लगातार कश्मीर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर पूरी तरह से लोगों को जज्बे के साथ जो है एक साथ जोड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं JK 24/7 में। जावेद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है JK 24/7 में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद जी, अहम सवाल यहाँ पर, कल आप ही के पार्टी के अध्यक्ष को एक बार फिर से धमकी भरा पत्र जाता है, आप किस तरह से देखते हैं? कुछ ऐसे परस्त कश्मीर के अंदर भी हैं और कश्मीर के बाहर भी हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी काम कर रहे हैं, ये तो हकीकतन में है कि उन ताकतों को ये रास नहीं आता है। जिस तरीके से वो दहाड़ता है इनको शेर की तरह, आज तक तो इन्होंने देखा नहीं
कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर में, वो भारतीय जनता पार्टी का ही वो शेर है जो इनको दहाड़ता है और इनको मुंहतोड़ जवाब देता है। तो हकीकत है, ऐसे तो लेटरें आ जाती है, धमकियां आ जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सीना तान के खड़ा है और रविंदर रैना जी के साथ में है और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अगर इसके अल्लाह बचाए, इसके बाल की एक खरोच आ जाएगी, पाकिस्तान मिट जाएगा। तो दहशतगर्दों की बात ही नहीं है, पाकिस्तान मिट जाएगा। वो किसी सेना से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से सैलाब आ जाएगा, सैलाब। जावेद जी, एक अहम सवाल ये है, कल एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को कांग्रेस पार्टी का कहने कहीं याद आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद आई जो प्रधानमंत्री रहे हैं, और बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो तालिबानियों के समर्थन में उतरती हुई नजर आई। देखो, ये फिरक परस्त लोग हैं। इन्होंने देश का भला कभी नहीं चाहा, घर का भला चाहा, बच्चों का भला चाहा, गरीबों का भला कभी नहीं चाहा, खासकर हिंदुस्तान का भला कभी नहीं चाहा। ये दो तलवारों में है। ये पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं, कश्मीरी नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब तालिबानियों की राग ये इसलिए लगा देते हैं कि थोड़ा बहुत कश्मीर में मैं इसकी वो पोजीशन ले लूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये वो फिरक परस्त लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को खबरदार होना चाहिए ऐसे फिरक परस्त लोगों से, जिन्होंने 30 साल से हिंदुस्तान का नमक खाया, इक़्तिदार लिया, होम मिनिस्ट्री में इसका बाप रहा और ख़ुद वज़ीर आला की कुर्सी पे रही, निहत्ते लोगों का कत्ले आम किया, निहत्ते लोगों को जेल में भेजा, और फिर भी वो पाकिस्तान की हर वक्त बात करती रहती है हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। ये हकीकत है, इनके दुकान चल रहे थे, बूखलाट में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी साखत ख़त्म हो चुकी है कश्मीर में। अगर आपने देखा होगा, इनके साथ आज कोई एमएलए वो निकल गए, वो बाकी पार्टियों में चला गए। अगर आपने देखा होगा, अपनी पार्टी में कितने लीडर इसके भाग गए। अगर आपने देखा होगा, सज्जाद लोन के साथ कितने इसके लीडर। ये अकेली बिचारी है, अब फ्रस्ट्रेशन आ गई है, दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। अब तो बताएगी क्या, लोगों को क्या बताएगी? लोगों को तो जवाब देना है 370 का, क्योंकि पहले जब डीडीसी इलेक्शन हुआ 370 पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन्होंने और सज्जाद लोन ने, इन्होंने 370 पे इलेक्शन लड़ा था। वो ख़त्म हो चुका। अब आवाम तो जवाब मांग रही। अब ये सोच रही अब तो तालिबानों का थोड़ा बहुत वो मैं इसमें मस्का लगा दूंगी तो मेरे वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाखबर हो चुके हैं, तालिबान की हैसियत ही है नहीं हिंदुस्तान के लिए। वो चलो ठीक है, वो उनका अपने मुल्क का मामला है। कश्मीर में जो भी लीडर इस बारे में बात करेगा, मैं समझता हूँ वो देशद्रोही है और उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, कल एक बार उन्होंने केंद्र सरकार को धमकी दी। हालात आपने देखा कि उन्होंने कहा जिस तरह के हालत अफगानिस्तान में बने हुए हैं, क्या ऐसा ना हो कि वो हालत जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के बनते हुए नजर आए? तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी स्टेटमेंट? देखो, इन्होंने पहले भी बताया था, जब 370 ख़त्म नहीं हुआ था, उन्होंने बोला था कि जब 370 ख़त्म अगर हिंदुस्तान ने किया, वज़ीर आज़म हिंद ने किया, तो बारूद फट जाएगा। फिर फटा कोई? वो खुद बेचारी परेशान है। ये धमकियाँ तो इनको पता है, इससे थोड़ा बहुत मेरी छवि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिरक परस्त लोग हैं। मैं फिर भी बोलता हूँ, फिरक परस्त लोग हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा समंदर है। मेरे ख्याल में महबूबा जी को ये खबर नहीं होगी, ये चीज़ें इसको खबर नहीं होगी। वो पता नहीं किस दुनिया में जी रही है। अब वो दौर चला गया जब 91 में कहीं लोगों ने गन उठाया, पाकिस्तान का सहारा ले लिया, वहाँ के आईएसआई का सहारा ले लिया, और कुछ फिरक परस्त लोगों ने इसमें घी डाल दी। ठीक है, वो दौर ख़त्म हो चुका। आज अगर आपने देखा होगा, ये जेलों में रहे 370 में, एक शख्स भी कश्मीर का रोड पे न निकला कि इनको छोड़ दो। लोग खुश है भाई, लोग तंग आ चुके हैं इनकी मकाराना सियासत से। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ जो देश के खिलाफ बोले और जो देश को तोड़ने की बात करें और यहाँ का इक़्तिदार ले ले, वाह वाह करे तालिबानियों का, इनको तालिबान में ही भेज दो। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? क्योंकि यहाँ के पूर्व
मुख्यमंत्री रही हैं, वो क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना किस तरह से आप सही समझते हैं? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने पहले से यहाँ दहशत गर्दी को बढ़ावा दिया है। अगर आपने देखा होगा, इनके लीडर्स के ऊपर एफआईआर्स है, जिन्होंने मिलिटेंटों को, दहशतगर्दों को उधर से इधर किया। इनके का सम्मान आता है तो घबराती हुई नजर आती है, ट्वीट पे ट्वीट करती है। यही तो है ना, इनकी तो अब खींच ली इन्होंने। अब इनके जो ड्रामा, जो 30 सालों से ये ड्रामा कर रहे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये आवाम के सामने नंगे हैं, आवाम के पास इनकी कोई साकत नहीं है। अब इनको पता है हम वो कार्ड खेलें जो मज़हब का कार्ड हो। मगर मेरे ख़्याल में जहाँ मेरा सोच है, जिस तरीके से मैं लोगों से मिलता हूँ, कि हकीकत वो अब कार्ड वो चलने वाले नहीं है कश्मीर में। एक हाल ही में बयान सुना था मैंने महबूबा मुफ्ती जी का, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में कोई भी पॉलिटिशियन सेफ नहीं है, कोई भी जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, कोई भी एक्टिविस्ट वहाँ पर सेफ नहीं है। आप किस तरह से ये देखते हैं? आप तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कश्मीर के अंदर जो है अमन वतन है, इस समय हर कश्मीर के अंदर जो है खुली सांस जो है इस समय तमाम जनता ले रही है, तो महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयानबाजी करती है। जब किसी की साखत ख़त्म हो जाती है, वो इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा देती है। अगर आपने 30 सालों में देखा होगा, अगर अमन का माहौल है वो इन 2 सालों में हुआ। अगर किसी सिविलियन की किलिंग नहीं हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ही नहीं हुई। ये हकीकत है। अगर हमारा गवर्नर साहब वहाँ पे अमन की लहर को, अमन की फ़िज़ा को बढ़ा रहा है, ये तो इनको रास नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो दुकानें थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। इसलिए ये बौखलाहट में, आपने देखा होगा, ये वज़ीर आला रहे हैं, इनकी सरकारें रही है, आज तक तिरंगा कभी लाल चौक में नहीं चढ़ा। ये अमन का माहौल नहीं है तो फिर क्या है? अगर आपने देखा होगा, हमारे शिया बरादरी के 30 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इनको छोड़ा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कर्फ्यू लग जाता था। इनको वहाँ पे जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होती है। पहली बार मेरे ख्याल में, मेरी ज़िंदगी में पहली बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंद, खासकर हमारे गवर्नर साहब ने ये ऐलान किया, जो शिया बरादरी के लोग हैं इनको जुलूस निकालने दो। कोई बंदिश नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग निकले आराम से। वरना वहाँ तो फिरके परस्त लोग ऐसे होते थे, ये बोलते थे कि अब शिया और सुन्नी उठेगा, अब झगड़े होंगे। आज तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज तो लोग आराम से एक दूसरे के साथ गले मिले और हर एक त्यौहार में आगे बढ़ते हैं। ये तो इनकी अब साखत ख़त्म हो चुकी है। ठीक, जावेद जी, एक अहम सवाल यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कश्मीर के अंदर टारगेट किया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों। बीते 1 साल की बात करें तो हमने देखा कि 23 ऐसे नेताओं को टारगेट किया गया, और उसके बाद और भी तमाम पार्टी के, और डीडीसी हो, बीडीसी हो, टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, अगर कश्मीर के अंदर कोई भी तिरंगा उठाता है तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास किया जाता है? ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा भी है। मगर मैं समझता हूँ कि अगर देश के लिए कोई कुर्बान हो जाए, ये उसके लिए फ़ख्र है। पहली बात ये, चलो ऐसा नहीं होना चाहे, मगर जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान ने 30 सालों से जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत की है, वो तो बौखलाहट में, भाई आज तो हर हाथ में तिरंगा है, हर ज़बान पे है भारत माता की जय। और जो हम करना चाहते थे वो अभी हो ही नहीं रहा। रात के वक्त घर में जाते थे खाना खाने के लिए, वहाँ इनका ठिकाना होता है, तो आज कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। आज तो इनको गालियाँ निकालते हैं। ये हकीकत है, ये अमन का माहौल है। जब इनकी दुकानें ख़त्म हो चुकी, ये तो ऐसी कार्रवाई करेंगे, मारेंगे किसको, शहीद किसको करेंगे? वो देशभक्त को ही शहीद करेंगे, वो उसी को शहीद करेंगे जो तिरंगा हाथ में उठाएगा, जो हिंदुस्तान की बात करेगा। इसके लिए कोई ऐसी वहाँ घबराहट नहीं है। लाखों में, ये तो 10-20 आदमी नहीं है, वहाँ लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और जो डट कर मुकाबला कर रहे हैं, फिर भी नहीं डर रहे हैं, फिर भी तिरंगा हाथ में उठाते हैं और भारत माता की जय के नारे देते हैं। मैं समझता हूं कि ये करोड़ों में तब्दील होगा, एक वक्त होगा, चाहे साल लगेगा, 2 साल लगेगा, हर कश्मीर के घर के ऊपर तिरंगा नज़र आएगा, और हर घर से भारत माता की जय के नारे बुलंद होंगे। एक अहम और आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आपको भी धमकी भरे ऐसे संदेश आए होंगे, अगर
आपने क्या सोचा कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कितनी अहमियत है और कितना अहम भारतीय जनता पार्टी को आप मानते हैं? मैंने आपको बोला इससे पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को माँ की हैसियत में देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, खासकर हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को जेल का रास्ता नहीं दिखाना है, मरगुजारों का रास्ता नहीं दिखाना है, तो कश्मीरी अवाम के लिए एक ही पार्टी सबसे बेहतरीन है, वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब को नीचे से उठाया, क्योंकि गरीबों के बारे में कोई सोचता नहीं था। वहाँ क्या, वहाँ जंगल राज होता था, एमएलए वही, उसी का सब कुछ, बेटा बहू इन्हीं का चलता था। आज अगर आपने देखा होगा, हकीकतन में जो काम होता है, एक गरीब शख्स का काम होता है, हर ऑफिस में उसको इज़्ज़त होता है कि भारतीय जनता पार्टी का लीडर और इन बदमाशों के साथ नहीं है। खासकर अगर अभी आप ड्रग्स की बात करोगे, कश्मीर में क्या होता था, जब सियासी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की होती थी, ये एसपी को फ़ोन करते थे, एसएचओ को फ़ोन करते, भाई इसको छोड़ो, ये हमारा वर्कर है। अगर आज ड्रग्स में कोई फंस जाता है कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई इनको सिफारिश के लिए नहीं जाता है, वो यहीं से एसपी को फ़ोन कर दिया, इसको हवाला दे दो भाई, जेल भेज दो। अब ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा कश्मीर आगे बढ़ सकता है, मगर जब ये नीचे से ख़त्म होगा। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे जावेद कुरैशी जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि ये भी कहा है कि कश्मीर की फिजा जो है अब बदलती हुई नजर आ रही है और गरीब तबके की आवाज़ को अब सुना जा रहा है। और जिस तरह से पहले 70 सालों से जो है दरकिनार किया जाता था, मगर अब वो चीज़ जो है हटती हुई और कश्मीर जो है बदलता हुआ, और आने वाले समय में हर घर के अंदर जो है तिरंगा देखने को मिलेगा। हालांकि 15 अगस्त की तारीख पर आपने ज़रूर देखा होगा कि कश्मीर के अंदर किस तरह से हर घर के अंदर भारत माता की जय, और हर घर के छत के ऊपर आपने देखा होगा कि तिरंगा किस तरह से लहराता हुआ नजर आ रहा था। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जावेद कुरैशी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।